हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है प्राथमिक आंकड़ों को एकीकृत करने की जो है विधियां बताई थी, जिसमें मैंने आपको जो है 4 मेथड बताए थे कि प्राथमिक आंकड़ों को जो है आप कैसे कैसे जो है कलेक्ट कर सकते हो। जिसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला मेथड था, मेलिंग मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर अनुसंधानकर्ता क्या करता है, एक प्रश्नावली को तैयार करता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, और उन प्रश्नावली को लेकर उसके अंदर 2 तरीके के मेथड थे। एक ये था कि एक तो अनुसंधानकर्ता खुद ही उस प्रश्नावली को लेकर उसको डाक द्वारा जो है भेज देगा, जिससे भी क्वेश्चन पूछने हैं, फिर वो उसको फिलअप कर देगा और वापसी जो है डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास आ जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो गणनाकार होता है, अनुसंधानकर्ता क्या करता है, एक गणनाकार को अपॉइंट करता है और उस प्रश्नावली को जो है उसको दे देता है कि आप जाइए और इन सब प्रश्नों के जो है उत्तर लेकर आइए जहां से डेटा कलेक्ट करना है। वो 2 मेथड बताए थे। तो आज की जो वीडियो है गाइज, ये उसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक जो है हमारा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ने वाले हैं, 1000 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रश्नावली और अनुसूचियों में क्या अंतर होता है, क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स में जो है क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ एक अच्छी प्रश्नावली के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मतलब हम किस तरीके की प्रश्नावली तैयार करें कि भाई वो जो है बहुत ही अच्छी लगे, क्या क्या क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछने चाहिए, ये सारी चीजें आज डिस्कशन करेंगे। साथ ये दोनों आज का टॉपिक हम जितने भी पढ़ेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम ये पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, एक पिलॉट सर्वे जो है वो क्या होता है। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बारी आया हुआ है। इसको हिंदी में मार्गदर्शी सर्वेक्षण जो है कहते हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो डेटा को कलेक्ट करने में कभी कभार कुछ एरर आ जाते हैं, तो वो जो डेटा को हम कलेक्ट करें, वो जो एरर कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां कहां से हमें जो है एरर हो सकते हैं, मतलब डेटा में गलतियां जो हैं वो कहां कहां से हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे टॉपिक जो है आज हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो बिना बकवास किए, बहुत ही बकवास हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया प्रश्नावली और अनुसूचियों में क्या अंतर होता है। देखो, दोनों जो है बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें एक माइनर सा गैप है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके अंदर कि जब प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता क्या करता है, गणनाकार को दे देता है, तो वही प्रश्नावली अनुसूची कहलाती है। क्योंकि जब गणनाकार लेकर जाएगा अपने क्षेत्र में और वहां से लोगों से जो पूछेगा, वो जो प्रश्नावली कहलाएगी वो तब प्रश्नावली नहीं, तब वो अनुसूची कहलाएगी, क्योंकि वो गणनाकार लेकर जा रहा है। लेकिन जब अनुसंधानकर्ता किसी को भी नहीं देगा, जब अनुसंधानकर्ता किसी को भी प्रश्नावली नहीं देता, गणनाकार डाक द्वारा खुद ही भेजता है और खुद ही डाक से वापसी आ जाती है, तो वो प्रश्नावली ही कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट के अंदर आप ये लिखोगे कि इन दोनों में प्रश्न ही दिए होते हैं, दोनों प्रश्नावली ही हैं, परंतु प्रश्नावली में सभी उत्तर सूचकों द्वारा स्वयं लिखने होते हैं, अथवा विपरीत अनुसूची में उत्तर गणनाकार द्वारा लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं। बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो आप ये लिख सकते हो कि अनुसूची के जो आंकड़े होते हैं वो ज्यादा शुद्ध होते हैं, क्योंकि गणक जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। प्रश्नावली के आंकड़ों में शुद्धता की कमी रहती है, क्योंकि प्रश्नावली तो डाक द्वारा भेजी जाती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, एक्यूरेसी नहीं होगी इतनी। क्यों नहीं होगी एक्यूरेसी? क्योंकि बंदा वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सूचक वहां पे, अनुसंधानकर्ता वहां पे नहीं होता। लेकिन अनुसूची की अगर बात करें, उसके आंकड़े ज्यादा शुद्ध होंगे, ज्यादा एक्यूरेट होंगे, क्योंकि गणक जो है वहां पर, गणनाकार जो है वहां पर प्रेजेंट होगा उस टाइम पर। साथ के साथ कह रहा है प्रश्नावली में लोचशीलता नहीं होती, लेकिन अनुसूची में लोचशीलता होती है। इसका क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि भाई जब हमने प्रश्नावली को भेज दिया तो उसके अंदर हम प्रश्नों को कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं सामने वाले के पास टाइम है या नहीं है, ठीक है। हमने तो उसको भेज दिया, या उसको कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता उस टाइम पर। लेकिन अगर हम अनुसूची की बात करें, अनुसूची में गणनाकार अपने अकॉर्डिंगली देख सकता है कि सामने वाले पर्सन के पास टाइम है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रश्नों को ज्यादा कर सकता है, प्रश्नों को कम कर सकता है। कोई प्रश्न अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको बता सकता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यहाँ पर गणनाकार अपने अकॉर्डिंगली देख लेता है।
साथ के साथ प्रश्नावली में सूचनाएं जो है अपूर्ण होती हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर मान लो कोई क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहा तो वो उसको फिलअप ही नहीं करेगा। लेकिन अनुसूची में क्या होगी, अनुसूची में पूर्ण होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो गणनाकार से पूछ सकता है और उससे पूछकर उसको फिल कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट जो है आप प्रश्नावली और अनुसूची में लिख सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है दोनों क्वेश्चन ही, ठीक है, दोनों में प्रश्न ही लिखे होते हैं। बट एक माइनर सा गैप क्या है कि गणनाकार जब खुद लेके जाएगा तो वही प्रश्नावली अनुसूची कहलाती है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक अच्छी प्रश्नावली के जो है क्या क्या गुण होने चाहिए। गाइस ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही बारी आया हुआ है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है और सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है कि प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्नों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने ऐसी प्रश्नावली बनाई जिसमें 100-200 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। अरे भाई ये वाला मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस के लिए। अब उनके पास तो पहले ही टाइम नहीं, और अगर आप क्वेश्चन ही धड़ाधड़ इतने लिख दोगे तो वो तो पहले ही उसको फिलअप नहीं बढ़ेगा, उसको देखते ही आलस आ जाएगा। तो एक अच्छी प्रश्नावली के लिए सबसे पहली बात तो क्वेश्चन जो है जितना हो, कम से कम जो है क्वेश्चन उसके अंदर जो है होने चाहिए। जितने कम होंगे उतना आपके लिए बेटर है। साथ के साथ बोल रहा है सरलता। सरलता का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन की जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सामने वाले को जो है समझ आनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। और प्रश्न जो है छोटे होने चाहिए, ज्यादा बड़े प्रश्न जो है आपकी प्रश्नावली के अंदर नहीं होने चाहिए। साथ के साथ गणित वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं पूछने चाहिए, मतलब जिसमें सामने वाले पर्सन को कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़े, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, आगे भी आएगा ये पॉइंट। प्रश्नों का एक उचित क्रम होना चाहिए, मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है, फिर कौन सा पूछना है, फिर कौन सा पूछना है। अगर प्रश्नों का एक उचित क्रम होगा तो सामने वाले को भी जो है आंसर देने में बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अगर आप प्रश्नों का एक उचित क्रम नहीं होगा तो उससे क्या होगा, सामने वाले का दिमाग घूम जाएगा। फिर कह रहा है अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। अनुचित मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो सामने वाले के जो है सम्मान को ठेस पहुंचाए, ये कह सकते हो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, सामने वाले के सम्मान पे जो है कोई ठेस वगैरह उस क्वेश्चन से नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ के साथ कह रहा है मतभेद रहित, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। मतलब सामने वाले पर्सन से अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उसका जो आंसर है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पार्शियलिटी के जो है वो उसका आंसर दे सके। हमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि जिसमें सामने वाले पर्सन को कुछ पक्षपात करना पड़े और उसका आंसर देना पड़े। और फिर मैं बता ही चुका हूं ये कि गणना वाले कोई भी क्वेश्चन जिसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें नहीं पूछने चाहिए। गणना वाले सारे काम जो है अनुसंधानकर्ता खुद करेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें सामने वाले को कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़े। साथ के साथ 7वां जो पॉइंट है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पूर्व परीक्षण। इस प्री टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग का क्या मतलब होता है गाइस? प्री टेस्टिंग का ये मतलब है कि जब मैंने प्रश्नावली बना ली, मैंने एक मान लीजिए एक स्टेटमेंट बना दी जिसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब एक बारी मैं जब बाहर अगर मैं गया किसी से पूछने, डेटा को कलेक्ट करने, बाहर निकलने से पहले एक बारी मैं उसकी प्री टेस्टिंग कर लूं, मतलब वो ही 10 क्वेश्चन पहले मैं किसी से पूछ के देखूं अपने इंटरनली कि यार ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो एक बारी उसकी प्री टेस्टिंग कर लो, किसी भी बंदे से पहले उन क्वेश्चनों को पूछो। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलेगा सबसे पहले बात तो आपने क्वेश्चन सही लिखे हैं या नहीं लिखे, आपके क्वेश्चन कितने एक्यूरेट है, कितनी उसमें एक्यूरेसी है, क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है सामने वाले के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, कुछ सही करना है, कोई क्वेश्चन हटाना है, कोई गलत हो चुका है। ये सारी चीजें आपको जो है इस चीज से पता चल जाती हैं और इसके बारे में अभी हम डीपली पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था पिलॉट सर्वे के बारे में। ठीक है, वो इसी के अंदर होता है। आपको अपनी प्रश्नावली की प्री टेस्टिंग करना ही पिलॉट सर्वे कहलाता है, मार्गदर्शी सर्वेक्षण। ठीक है,
उसके बाद है निर्देश। निर्देश का क्या मतलब होता है कि आपकी प्रश्नावली के अंदर जो है प्रश्नावली को भरने के लिए ये कह सकते हो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो भी लिखी होनी चाहिए कि क्या क्या निश्चित इंस्ट्रक्शंस हैं इस प्रश्नावली को भरने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का क्या मतलब है कि भाई प्रश्नावली में मतलब ये कह सकते हो ऐसे प्रश्न आपको पूछने चाहिए जिसकी आप सत्यता की जांच कर सको कि जो सामने वाले ने जो आंसर दिया है वो सही भी दिया है या गलत दिया है, जिसकी भी सत्यता की जांच हो सके। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अपनी प्रश्नावली के अंदर ऐड करने चाहिए। साथ के साथ प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। अब ऐसा नहीं है कि पहले वाले मेथड में मैंने प्रश्नावली तो भेज दी उसको, अब मैंने आपको उसमें क्या बताया था, प्रश्नावली के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र भी दिया जाता है। तो उसके अंदर ये लिखा रहता है कि भाई वापस कर दियो, कोई अपने पास ही रख ले। और साथ के साथ उसको ये भी प्रॉमिस दिया जाता है कि आप जो भी डेटा दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सीक्रेट रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। किसी के साथ भी जो है उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी ये 10 की 10 चीजें आपको अपनी प्रश्नावली के अंदर जो है ऐड करनी होगी, तभी आपकी जो प्रश्नावली है वो एक बहुत ही अच्छी प्रश्नावली जो है कहलाएगी और सामने वाले को भी उसका आंसर देने में कोई बहुत दिलचस्प आएगा, मजा आएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्नावली इनमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करती है तो भाई उसकी प्रश्नावली के अंदर ये कह सकते हैं डेटा में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, आंकड़े गलत हो जाएंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आए हुए हैं कि प्रश्नावली और अनुसूचियां क्या होती हैं और एक अच्छी प्रश्नावली के जो है क्या क्या गुण होने चाहिए। अब बात करते हैं ये 7 पॉइंट की। मैंने बोला आपको अपनी प्रश्नावली की जो है प्री टेस्टिंग जो है कर लेनी चाहिए कि आपने जो प्रश्नावली बना ली, सूचक ने, अनुसंधानकर्ता ने जो प्रश्नावली बना रखी है उसको पहले जो है अपने ही एरिया के अंदर बाहर निकलने से पहले उसको जो है टेस्टिंग कर ले। तो उसी टेस्टिंग को पिलॉट सर्वे कहते हैं। तो अब उसको देखते हैं क्या दिक्कत है। ये देखिए जी क्या कह रहा है ये पिलॉट सर्वे क्या होता है, मार्गदर्शी सर्वेक्षण। कह रहा है ये जो भी है इसका संबंध आपके अध्ययन के एक बहुत छोटे न्यायाधीश के संपूर्ण सर्वेक्षण परीक्षण से है। ये आपकी प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण का एक प्रकार है, प्री टेस्टिंग का एक टाइप होता है। ये आपकी प्रश्नावली की गुणवत्ता का मतलब क्या क्वालिटी है आपकी प्रश्नावली की तथा प्रश्नों के समूह के जो भी आपने क्वेश्चन लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस का ग्रुप है, उसका उत्तर देने में उत्तरदाता की मदद करता है कि सामने वाला पर्सन जो है जितने भी आपने क्वेश्चन लिखे हैं उनकी क्या क्वालिटी है, सामने वाला पर्सन जो है उसका आंसर दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये कह सकते हो, कह रहा है आप अपनी प्रश्नावली की बुराइयां, कमियों को जानने में समर्थ हो जाएंगे कि अगर आप प्री टेस्टिंग कर लेंगे, बाहर अंतिम डिसीजन ले बाहर जाने से पहले अगर आप इसकी प्री टेस्टिंग कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रश्नावली की क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उसमें कोई चेंजेस इससे पहले कि आप अंतिम सर्वेक्षण पर निकले प्रश्नावली में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर आपकी प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत है, सामने वाले पर्सन को उस क्वेश्चन का आंसर देने में जो है दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उस क्वेश्चन को या तो हटा ही दीजिए, उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, या ये कह सकते हो उसके अंदर अगर कोई चेंजेस वगैरह करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप जो है कर सकते हो। कह रहा है मार्गदर्शी सर्वेक्षण निम्नलिखित में सहायता करता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का पता चलेगा, प्रश्नों की गुणवत्ता और उपयोगिता का अनुमान हमें लग जाएगा, साथ के साथ गणकों के प्रदर्शन के अनुमान जो है हमें पता चल जाएगा क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गणकों के लिए निर्देशों का निर्माण करने में हमें जो है इसका पता चल जाएगा, और अंतिम सर्वेक्षण में शामिल कीमत और सर्वेक्षण के अनुमान में जो है ये आपको हेल्प करता है। तो पिलॉट सर्वे जो है क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई हवा नहीं है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए आपको मान लो स्कूल में जो है स्पीच देनी है, ठीक है। अब मान लो आपने एक स्पीच लिख ली, तो स्पीच लिखने के बाद फिर पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसका रट्टा लगाते हैं, और एक बारी स्कूल में मान लीजिए स्टेज पर
बोलने से पहले हम क्या करते हैं, किसी सामने वाले को सुनाते हैं कि देखियो मैं सही भी बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गलती है तो बता। तो वही आप क्या है, वही पिलॉट सर्वे कह सकते हो कि आप उसकी फाइनल परफॉर्मेंस देने से पहले हम जो भी हरकतें करते हैं कि सामने वाले को सुना रहे हैं, कोई गलती का अपना पता लगा रहे हैं, अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, अपनी क्वालिटी, सही तरीके से बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, उसी चीज को जो है मार्गदर्शी सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक मुद्दा और रह गया इसके अंदर कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब हम कलेक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ एरर्स आ सकते हैं। अगले वाले चैप्टर में टाइप ऑफ एरर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि वो एरर कहां से आ सकते हैं। आंकड़ों के संकलन में त्रुटियों के प्रमुख स्रोत, ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी है, आता ही आता है। अभी फिलहाल हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं सोर्सेस की, कहां से गलतियां हो सकती हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने में। अगले चैप्टर में जो है थर्ड में, उसमें टाइप ऑफ एरर भी, उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे सोर्सेस समझ में आ जाएंगे, टाइप ऑफ एरर भी आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एरर जो है वो है मापन संबंधी त्रुटियां। मापन संबंधी मतलब मापने की जो गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की होती हैं, कह रहा है ये दो कारणों से उत्पन्न हो सकती है। एक तो ये है कि जो गणनाकार है, अगर वो कह रहा है प्रत्येक गणनाकार जब अलग अलग प्रकार के मापक टेप का प्रयोग करता है तो गलती हो सकती है, या सभी गणनाकार जब एक ही प्रकार के मापक टेप का प्रयोग करता है लेकिन अलग अलग जो है निकटतम मान उसके ले लेता है, तो आंकड़ों के अंदर जो है गलतियां निकल कर आती हैं। सबसे पहला जो है इसको मापन त्रुटियां भी कहते हैं। टाइप ऑफ एरर में आपको समझ आ जाएगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए, तो ये अच्छी बात है। कौन सी त्रुटि है ये, जब गणनाकार जो है अलग अलग मापक टेप का यूज करता है, या जब एक ही मापक टेप का यूज कर रहा है लेकिन जो भी अंक है उसके जो है मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब हम उसकी लेते हैं कि कोई कुछ ले रहा है कोई कुछ ले रहा है, तो जो है डेटा के अंदर दिक्कत आती है। दूसरा जो सोर्स है, कह रहा है प्रश्नावली के दुरुपयोग संबंधी त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब उत्तरदाता प्रश्नों को ठीक तरह से समझ नहीं पाता अथवा कुछ प्रश्नों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। मतलब कि क्वेश्चन कुछ और पूछा था और सामने वाले ने जो है, जो उत्तरदाता है, जो उत्तर देता है, वो उस क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पाया और उसका आंसर वो जब कुछ और दे देता है तो ये दिक्कत आती है। तो डेटा के अंदर जो है एरर आ जाता है। साथ के साथ कह रहा है अनुत्तर संबंधी त्रुटियां तब पैदा होती हैं जब उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने से इनकार कर देता है। हमने उसको भेजी और उसने भरी ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, क्या अब कह रहा है इस कारण सूचना के अभाव में आंकड़े संग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न होंगी। अब भाई मैंने तो प्रश्नावली उसको भेजी उत्तरदाता को, लेकिन उनने वापसी ही नहीं करी, भरा ही नहीं उसको, तो मेरे पास जब भरा ही नहीं तो मेरे पास डेटा ही नहीं आएगा। साथ के साथ कह रहा है अंक गणितीय त्रुटियां, अंक गणितीय मतलब जिसमें कैलकुलेशन करनी हो, तब उत्पन्न होती है जब कुछ प्रश्नों में गणित के हिसाब किताब में गलती हो जाती है, तो ये वाली त्रुटि उत्पन्न होगी। रिकॉर्डिंग संबंधी त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब गणनाकार या उत्तरदाता आंकड़े लिखने में गलती कर देता है। उनने बताया कुछ और वो लिख रहा कुछ और है, उनने बताया 32 वो लिख रहा है 23। तो भाई ह्यूमन है, गलती होती रहती है। ये वाली आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग, मापन, अंक गणितीय, ये एग्जाम में बहुत बारी आ जाती है कि रिकॉर्डिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, मापन और रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस है, ये वाली त्रुटि और ये वाली त्रुटि, ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ये एग्जाम में बहुत बारी आ जाती है। तो भैया प्रश्नावली और अनुसूचियों में क्या अंतर होता है, एक अच्छी प्रश्नावली के क्या क्या गुण होने चाहिए, साथ के साथ पिलॉट सर्वे क्या होता है, और जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं तो उसके जो एरर आ जाता है आंकड़ों के संकलन में किन किन सोर्सेस से आता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं द्वितीयक आंकड़ों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में 1000 बार आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी, कैसी भी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि कितनी ऊपर से जा रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।